capital structure. Okay, so everyone, good morning everyone. Let's start with the topic for today, capital structure. So capital structure से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल मैंने आपको questions भेजे assignment में. So there are basically two questions that I have mailed you. The first question is again having a choice, and जो choice है उसके अंदर आंसर तो एक ही है, मगर आपके जो उसका वेटेज है मार्क्स का वो अलग अलग है, राइट? तो वेटेज अलग अलग होने की वजह से आपके आंसर्स अलग अलग होंगे, ये भी सही है, मगर हम लिख एक ही चीज के बारे में रहे हैं, राइट? यहाँ पर मैं आपको बेसिकली दो अलग अलग वेटेज के क्वेश्चन इसलिए भेजे क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है तो ये आया 6 मार्क्स के लिए, तो ऑफकोर्स जो आपका कंटेंट है वो इसमें बढ़ जाता है, राइट? और अगर आपने इसको केस स्टडी के फॉर्म में पूछा तो इसका वेटेज कम हो गया, एंड सिमिलरली जो पूछा गया है वो कंटेंट भी कम हो गया, मगर पूछा उसी टॉपिक के बारे में गया है. तो मैं आपको सिर्फ इतना कन्वे करना चाहती हूँ यहाँ पर कि यहाँ आप जब क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सो इट कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ दिस केस स्टडी और इन फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जनरली बड़ा होता है और उसमें ज्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं, और जब क्वेश्चन छोटा आता है तो वो उसमें कम पॉइंट्स लिखने होते हैं, मगर आपको केस स्टडी पढ़कर उसे आइडेंटिफाई करना होगा. तो नाउ दैट इज टू बी सीन. अब आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिखा रही हूँ, तो क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आता है कि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो मैम ने अभी पढ़ाया है, राइट? मगर जब यही क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में लिख कर आएगा तो सिनेरियो सेम नहीं रहता. दैट मीन्स उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पढ़कर आइडेंटिफाई करने में कॉन्सेप्ट समय लगे. इसीलिए अभी जैसे हम कर रहे हैं, वील कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, एंड देन फाइनली मैं आपको केस स्टडी के लिए सेम जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 के लिए किया था, चैप्टर नंबर 4 के लिए भी मैं आपको पूरा एक केस स्टडी का फाइल भेजूंगी जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस होंगे. आपको उसको पढ़ना है और उसे आंसर करना है, and that will be related to the entire chapter. So then you will be required to identify कि किस जगह पे कौन से कॉन्सेप्ट की किस डिसीजन की बात हो रही है when you are going to talk about the chapter in whole, right? तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मैंने इसको कल रात को ही भेजा है तो अभी मैं आपसे इसका आंसर डिस्कस नहीं करूंगी, आप इसे कर लीजिए. विल डिस्कस इट along with the next topic. Okay, so this is the first question having choice, and then second question also having choice, और ये दोनों का वेटेज एक ही है, दोनों 3 नंबर के ही क्वेश्चन है. तो आप एक क्वेश्चन जो मैंने सीधा पूछा है इसको सीधा भी पूछा गया है, और ये सब जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट? तो मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट? So that you will have a wider perspective towards what you are going to get in your exam, right? So this will give you some idea. So again, this is the same question, question number 2, और उसमें choice. तो of course मैंने इससे ये आपको hint दे दिया है कि जो यहाँ पे question का आंसर है वो सेम है, बट जो उसको लिखने का तरीका है, जो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे उसके तरीके में आप थोड़ा सा फर्क लाएंगे. अगर कुछ उन्होंने हाईलाइट करने के लिए पूछा है क्वेश्चन में तो आप उसे हाईलाइट करेंगे. Okay, so we'll be discussing it tomorrow. Now let's move on to the next concept, and which is capital structure. Okay, financing decision के अंदर हमने फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजंस होते हैं, और उसमें एक जो डिसीजन हमारा है जो हमारा सबसे मेजर डिसीजन होता है, एंड दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने जाना और पढ़ा दैट वी यूज द पॉसिबल सोर्सेज which are available with us to raise the fund, and whatever funds that we have to raise, we try to select such sources through which we can incur the minimum possible cost, right? That means we have to take care of 2 things. First is risk, the second one is cost, right? अब जो हमारे पास जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने सोर्सेज होते हैं, सो प्राइमरीली हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज होते हैं. एक होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म इज रेफरिंग टू डेट एंड इक्विटी प्राइमरीली, एंड शॉर्ट टर्म is referring to the money market instruments or current liabilities, right? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये हमारे पास अवेलेबल होता है.
कैपिटल स्ट्रक्चर जिस चीज को कवर करता है बेसिकली वो कवर करता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस को, शॉर्ट टर्म से हमको इतना रेलेवेंस नहीं है इस चैप्टर में, राइट? So when we're talking about capital structure, so we are basically trying to find out that in what proportion, in what precise ratio are we going to choose the various sources which are available with us for raising the funds for long term, right? That means we have debt. So debt includes your long-term loans, your debentures, right? Then your equity includes preference share capital, equity share capital, retained earnings. This is a part of your equity. Okay. अब ये जो आपका डेट और इक्विटी है इसको आप एक ऐसे प्रपोर्शन में मिलाइए, एक ऐसे कॉम्पोजिशन में मिलाइए जिससे कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाना चाहिए और जो आपका रिटर्न्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो बढ़ जाना चाहिए, राइट? So because we have an objective in hand and that is our wealth maximization objective. So wealth maximization objective क्या कहता है? That the market value of the shares which we have issued to our equity shareholders should increase, right? It should rise, and that will rise only if the organization is doing well. It is able to generate profits year after year, so that based on its return, based on the profit, based on the goodwill that is there in the market, the market value of the shares which are existing currently, it will rise. Okay. तो ये मैंने बात की आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉस्ट एंड इक्विटी. अगर आपको याद हो तो, सॉरी, कॉस्ट एंड रिस्क की. तो अगर आपको याद हो और आप को रिलेट कर सकते हैं तो मैं आपको अभी जो बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे. आप सबको ये बात ऑलरेडी पता है. जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द सेम. ओके. डेट is considered as a cheaper source of finance. Why? It is considered as cheaper because debt को जब हम raise करते हैं तो उसको raise करने के लिए क्योंकि lenders को risk नहीं होता return का, that means they are very much stable with the interest and the principal amount that they are going to receive, and they know that even if the business will be in loss, they will still receive it on time, and that is why the flotation cost for debt is very less, and so we are able to raise the funds through debt very easily by incurring very less cost. एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया. दूसरा, जो भी डेट पे आप डिविडेंड जो डेट पे आप इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं वो इंटरेस्ट हमेशा आप पे करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड परसेंटेज से. दैट मींस if the organization profit is growing and it is growing every year and it is getting, or it is stable, in both the cases the organization would be able to take care of this risk very easily, because the amount of interest and the principal that they are supposed to pay will not increase, right? It will remain as it is. So with the increase in income, with the increase in profit, with the increase in earnings of the organization, the returns which we are supposed to pay to the debt holders or the borrowed fund holders, we are not going to pay them any additional interest. It will be paid as it is, right? इसीलिए उसकी cost कम होती है. It is considered as a cheaper source of finance, right? As compared to equity. तो जब मैंने debt को compare किया तो equity क्या हुआ? Equity हुआ expensive. क्यों expensive है? ठीक उल्टा कर दीजिए इसके reasons को. That means equity, when we are using for raising our finance, so equity shareholders are the owners, and since they are the owners, they are the risk bearers also, and because they are taking the risk, they want a higher return. What do we call it? High risk, high return. ये बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए करेक्ट जाता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कभी फिक्स्ड नहीं होता. हायर द प्रॉफिट, more should be the dividend that should get declared to the equity shareholders, and also there should be an increase in the capital value of their share. That means there should be capital appreciation in the value of shares that they are holding, right? So that makes equity expensive. Secondly, equity इसलिए भी expensive है
क्योंकि जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं दे आर द रिस्क बेयरर्स, इसीलिए जो इक्विटी शेयर, जब इक्विटी के थ्रू पैसा रेज किया जाता है, so there is a long sequence of formalities that has to be taken into consideration and that has to be followed by the organization for raising funds through equity, which requires hiring of underwriters, hiring of merchant bankers, issue managers, banks, right? Payment of commission, brokerage, everything. So if we are talking about all of this, that means this is all the cost that the organization is going to bear. So that is all counted under flotation cost. And because that is costly, it is considered as an expensive source of finance. I hope this is clear, right? कॉस्ट सबको क्लियर हो गई, क्या चीप है, क्या कॉस्टली है, और क्यों कॉस्टली है और क्यों चीप है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क की. सो रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो डेट इज कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के थ्रू जब आपने पैसा रेज कर लिया तो अब आपकी कोई ऑब्लिगेशन, वैसे तो ऑब्लिगेशन है मगर एज सच कोई कमिटमेंट नहीं होती कि आपको डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करना ही है, राइट? सो बिकॉज देयर इज नो एज सच कमिटमेंट टू पे ऑफ द डिविडेंड एवरी ईयर, तो बेसिकली आपका जो ये रिस्क था, ये आप उस रिस्क एरिया से बाहर आ जाते हैं. दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज risk free if they are raising funds through equity, right? Secondly, in case of debt, क्योंकि debt में आपको timely interest pay करना है, principal amounts भी pay करना है, तो अगर आप pay नहीं कर पाएंगे तो उस केस में debt holders क्या करेंगे? they'll be taking all the assets which are under hypothecation or which are under claim. So they will take those assets, sell it and recover their amount whatever is due, right? And that is why it makes it altogether more risky. तो इसीलिए कहा जाता है कि डेट को तब प्रेफर किया जाना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेबल है या ग्रोइंग है, right? Because only in that scenario the organization would be able to take care of that financial obligation, that fixed financial charge, which is the interest payment and the timely payment of the principal amount. Okay, I hope these concepts are clear. We have already covered it very much in detail. Everybody is clear with this concept. Okay. देव, आपने क्वेश्चन पूछा है मैम, सेल करने की जगह मॉर्गेज भी तो कर सकते, तो मॉर्गेज ही तो होता है. एक बात बताओ, जब तुमने अपनी सिक्योरिटी को जिससे तुमने डेट के थ्रू पैसा रेज किया है, मान लेते हैं बैंक के थ्रू तुमने लोन के थ्रू पैसा रेज किया, राइट? तो बैंक तुमको जब लोन देगी तो उसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल होगा, कोई सिक्योरिटी होगी, राइट? तो अब सिक्योरिटी है, आप अगर आपका बिजनेस दिख रहा है कि ये तो डूबा और अब इससे कुछ रिकवरी नहीं होगी, तो जो मिलता है वो रिकवर कर लो, तो आप क्या करेंगे एज अ बैंक? आप उस एसेट को सेल करेंगे इससे पहले कि उसकी मार्केट वैल्यू और भी नीचे चली जाए और अपने डेट को रिकवर करेंगे एज फार एज पॉसिबल, राइट? मगर अगर आपके पास ऐसी कोई भी कोलैटरल नहीं होता, तब एज अ बैंक आप क्या करते, कैसे रिकवर करते अपने उस अमाउंट को जो कि ड्यू है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? देन इट वुड हैव बीन converted into NPA, which is called non-performing asset. मतलब हम कह सकते हैं इसको सीधी भाषा में bad debts. तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेगा या बैंक प्रेफर करेगा? इसीलिए टू सेफगार्ड देमसेल्फ दे ऑलवेज हैव अ चार्ज अगेंस्ट सम और द अदर एसेट. ओके, आई होप ये आपका आंसर हो गया है डाउट दे. नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का. मैम, what is stable and balanced debt equity ratio of a firm? Okay, let me take you to accountancy. डेट इक्विटी रेशियो जो होता है वो अगर हम बात करेंगे बिल्कुल आइडियल रेशियो एज पर थम्स रूल ऑफ थम, तो वो होता है 1:1, राइट? 1:1 का मतलब है कि जितना डेट है उतनी ही इक्विटी रखिए. उस केस में क्या रहेगा आपका? उस केस में आपको जो भी डेट से आप कॉस्ट इनकर करेंगे वो आपका मिनिमम पॉसिबल रहेगा. दैट मीन्स आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम रहेगा और उसका जितना भी बेनिफिट होगा वो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो या स्टेबल चल रहा है तो उसका जितना भी रिटर्न मिलेगा, जितना भी एडवांटेज मिलेगा, वो सब मिल जाएगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट?
So as per the rule of thumb, it is said that ideal debt equity ratio is 1:1. Okay, मगर अगर हम ownership की बात करें तो ownership should always be 51%, और in that case debt आपका होना चाहिए 49%. It should not go beyond that, right? That means 50-50 तो वो बिल्कुल ही बराबर की ही बात हो गई. Okay, आगे चलते हैं और एक बात और आपको बताती हूँ जो अभी न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाऊंगी, और वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमने डेट को इंक्लूड किया टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो भी डेट आप यूज कर रहे हैं उस पे आप पे करते हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है. दैट मीन्स इंटरेस्ट पे करने के बाद टैक्स दिया जाता है. तो जितना भी फंड आप टैक्स आप जितना भी फंड आप डेट के थ्रू रेस कर लेंगे उस पे आप इंटरेस्ट पे कर देंगे. तो जितना भी बचा हुआ पैसा है, जितना भी बचा हुआ प्रॉफिट है, वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा इक्विटी के पास, क्योंकि द मोमेंट यू पे इंटरेस्ट the balance amount of profit is getting reduced, and so the tax liability will automatically get reduced, and so the remaining amount of earnings will all be belonging to the equity shareholders. And इस वक्त हम उसके उस अर्निंग्स के डिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहे. हाउ मच विल बी रिटेन्ड, हाउ मच विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ऐसा कुछ भी अभी हम बात नहीं करेंगे. बस इतना कि क्योंकि डेट होने से ओवरऑल कॉस्ट कम होती है तो उसका बेनिफिट मिलता है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को. एंड दिस यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर is called financial leverage, right? That means it is a financial risk which the business is facing, because of which the returns to the equity shareholder is going to increase, and this is called trading on equity. So trading on equity means use of debt in the capital structure so as to take the advantage of debt and increase the return to the equity shareholders. Okay, I hope जो चीजें मैंने अभी आपको बताई आपको सब अच्छे से समझ में आई. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Anybody having any doubt? And Dev and Krishna, I hope आपके doubts clear हो गए हैं बच्चे. Anybody else having any other doubt, please ask. Okay, I think there are no doubts to anybody. So everyone is on the same page and everybody has understood all the concepts very clearly. तो अभी जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, अब हम वो सारी चीजें आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. So I'll be reading through it. Anybody having any doubt, please ask. Okay, so let me read it. So capital structure on the basis of ownership funds, that is ownership funds is equals to owners fund. On the basis of ownership, funds is equals to owners fund plus borrowed fund. And owner fund इसमें क्या होता है? Owner fund includes equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, और reserves and surplus के अंदर ही आता है आपका retained earning, right? ये अलग से लिखा गया मगर ये अलग से नहीं है, इसी के साथ आता है. So that is equals to equity, that is called equity. Then borrowed fund, it includes loans, debentures, public deposit, right? And this is commonly called as debt. So capital structure, it is a mix of long-term sources of funds, and it refers to the proportion of debt and equity used for financing the operations of the business, right? So it refers to that proportion, that ratio in which we are going to mix the debt and equity so that we can raise the overall capital of the organization. And what is the overall capital? The overall capital is the debt and equity. Okay, next slide. So next slide says ratio of debt and equity in the capital structure. So debt and equity जो कृष्ण आपने पूछा था उसका फॉर्मूला होता है debt equity ratio is debt over equity, right? And debt to total fund ratio is debt over debt plus equity. That means when debt is taken as a proportion of total capital, so total capital को आप total fund भी बोलते हैं accounts में, right? So उसमें debt का क्या proportion है? So that will be calculated using this ratio. मैंने पहले ही बताया कि debt over equity should not be more than 1:1. मतलब अगर debt आपका 1 के beyond जाता है
इसका मतलब है कि डेट ज्यादा हो गया इक्विटी से, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड्स सिर्फ बोरो करके चला रही है, क्या ये पॉसिबल है कि उसको फंड्स दिए जाएंगे जब आपकी कोई ओनरशिप ही नहीं है, या आपकी ओनरशिप से ज्यादा आपके लोन्स है? You can any day just close your business and run away with all the money, right? So there's a lot of risk which is there in case of debt for the bank. So they would always prefer that debt should be less than the 50% and equity should always be more than 50%, right? But that is the maximum possible extent to which the debt can be raised. Okay, I hope this is clear to all. Okay, आगे चलते हैं. Capital structure refers to the mix between owner's fund and borrowed fund. It will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is used in such a manner that it results in an increase in the value of equity share, and यहाँ पे and it will lead to the decrease in overall cost of capital. That means डेट को यूज करने का ओवरऑल फायदा क्या है? दैट इज दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड गेट रिड्यूस्ड एंड the returns to the equity shareholders, it should rise, right? Next is the proportion of debt in the overall capital of the firm is called financial leverage. इसको capital gearing भी बोला जाता है, right? So financial leverage या capital gearing, it is basically talking about that risk which the business is taking because of the presence of debt in the capital structure. Okay, आगे चलेंगे. When the proportion of debt in the total capital is high, then the firm will be called highly levered firm. तो अगर डेट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में है ही नहीं, मतलब आप सिर्फ इक्विटी के थ्रू बिजनेस रन कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उस फर्म को? उसको कहा जाता है अनलेवर्ड फर्म. Getting my point? Okay, so but when the proportion of debt in the total capital is less, then the firm is called low levered firm. तो अब आप हाई लेवर्ड फर्म हो या लो लेवर्ड फर्म हो, डिपेंड करेगा कि आप कितना डेट यूज कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. ज्यादा करेंगे तो हाईली लेवर्ड कहलाएंगे, कम करेंगे तो लो लेवर्ड कहलाएंगे, और बिल्कुल भी डेट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इक्विटी के थ्रू ही पैसा रेज करेंगे सारा, तो कहलाएंगे अनलिवर्ड फर्म. यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर फाइनेंशियल लेवरेज बिल्कुल भी नहीं है. ओके, आगे चलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट इज ओके, एक और डाउट आया है, डाउट देख लेते हैं. वैदिक क्या पूछा है आपने? मैम कोई बार है जिसके बाद हाईली लेवर्ड होगा? हाईली लेवर्ड के लिए कोई बार एज सच नहीं बनाया गया है वैदिक, मगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे माना जाता है कि 50% पे या 49% पे अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं डेट पे, मतलब आप हाईली लेवर्ड है, मतलब इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, राइट? तो ये उस केस में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था विच इज कॉल्ड लेवरेज. के अंदर दो तरह के लेवरेज होते हैं, वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज, अदर वन इज फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? बोर्ड को रेफर करेंगे और यहाँ देखेंगे. So when we talk about leverage, so we have got two types of leverage. One is operating leverage. The other one is financing leverage. Okay, अब ये जो दो leverages है, ये create होता है cost structure की वजह से. Cost structure मतलब हमारे पास वो सारे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हम जो सारी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, जो हमारी कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वो सब हमारा पार्ट बनता है ऑपरेटिंग लेवरेज का. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है कॉस्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने बात की कैपिटल स्ट्रक्चर की,
एक टाइम पर आप ओके एक टाइम पर या तो कॉस्ट स्ट्रक्चर या तो कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों ही जगह पर आपको रिस्क है, ये पूरा ही रिस्क कहलाता है, राइट। तो ये रिस्क है, तो एक टाइम पर आप किसी एक ही रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है तो फाइनेंसिंग लिवरेज ऑलरेडी आपका लो होना चाहिए, और अगर किसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग लेवरेज लो है तो ये हम बढ़ा सकते हैं, राइट। मगर अगर किसी सिनेरियो में दोनों ही हाई हो गया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ risky situation risky situation and therein the risk of default will be high, राइट। तो ये समझने की जरूरत है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हम दोनों लेवरेजेस को हाई रिस्क पे नहीं रख सकते हैं, राइट। और जो मैंने आपको वैदिक आपका क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाईली लिवर्ड फर्म उनको कहा जाता है जहां पर डेट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। डेट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 49% और मैक्सिमम 50%, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इतने लेवल पे पहुंच जाती है इसका मतलब है कि इसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकती, तो it is a highly levered firm in that case. Okay, I hope this is clear to all, right? Okay. Anybody having any doubt till now? Anybody? Okay, so since I'm not receiving any other doubt, let's move further. Vedic, I hope this has answered your doubt, bache. Okay, now cost and risk, debt versus equity पढ़ लेते हैं। सबको समझ में आ चुका है ये क्या बात कही गई है इसके अंदर, इसको बस एक बार रीड करते हैं। आई होप you will all going to follow it. Cost of debt is lower than the cost of equity, but debt is more risky than equity. We all know this. Cost of debt is less than cost of equity as lender risk is less than owner's risk, right? And then lender earns an assured interest and repayment of capital. आगे लिखा है interest on debt is tax deductible expense, so it brings down the tax liability for a business, whereas dividends are paid out of profit after tax. So debt is more cheaper as compared to equity, and but debt is more risky for the business as it adds to the financial risk faced by the business. Any default with reference to the payment of interest or repayment of preference amount or principal amount may lead to liquidation. Okay, I hope this is very much clear and everybody has understood this point very well. Capital structure affects both the profitability and the financial risk faced by a business. That means हम बात कर रहे हैं कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वो फाइनेंशियल रिस्क ले सकता होता है, मतलब वो डेट को इंक्लूड करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न बढ़ा सकता है। मगर अगर आपका प्रॉफिट ही कम है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी जो है आपका वो ही कम है, सो how will you be able to increase your debt in the capital structure so as to increase your return? In that case it will be a loss making scenario. ये possible नहीं है, यहाँ पे risk of default it increases, and so we will not prefer debt in that scenario and it will be using equity for raising funds. Okay, I hope this is clear to all. Next one is financial leverage. Okay, now financial leverage is saying it is a proportion of debt in the overall capital structure. Okay, also called trading on equity or capital gearing, right? तो आप देखेंगे कि 2017 में एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पूछा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इफेक्ट हो रहा है। कुछ बच्चों ने लिखा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कुछ बच्चों ने लिखा फाइनेंशियल लेवरेज। अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने दोनों को ही वेटेज दी, बिकॉज इसको कई बार एज अ सिनोनिम ही यूज किया जाता है। एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज कहता है कि इट इज अ रिस्क which we are facing because of inclusion of debt in the capital structure. This is
financial leverage, right? Now, what is trading on equity? Trading on equity is that when the equity shareholder returns, that is the earning that is available for the equity shareholder, it increases because of the presence of debt in the capital structure, is called trading on equity, right? That means trading on equity में हम equity shareholders को क्या advantage हो रहा है debt के वजह से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल लेवरेज में हम बात कर रहे हैं उस रिस्क की जो कि हमने बियर किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। और अगर ये नहीं समझ में आया है तो मैं आपसे फिर से यही कहूंगी कि आप इस लेक्चर को वापस सुनिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत फाइन लाइन है डिफरेंस में, किस पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है उससे आपका आंसर बदल जाता है, राइट? ओके, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड हमने पहले ही पढ़ लिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल फंड। So it is cost of debt plus cost of equity, which is also called overall cost of capital. As financial leverage increases, the cost of funds, which is KO, overall cost of capital, it declines as debt is a cheaper source of finance, right? It means हमने जब debt को use किया capital structure में, तो overall cost जो थी हमारी capital की वो कम हो गई, right? So ये कम तो हो गई cost, मगर risk बढ़ गया। तो अगर रिस्क बढ़ता है उसके लिए अर्निंग्स भी बढ़नी चाहिए। दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दैट इज नॉट रिटन हियर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर ऑल द टाइम। ओके, आगे चलते हैं। DFL, that is degree of financial leverage, refers to the use of any source of long-term funds that carries a fixed rate of interest to increase the earning available to the equity shareholders. तो अगर हम सीधी भाषा में कहें तो इसे क्या कहा जाएगा कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज refers to the use of debt in the total capital structure, because of which the overall cost of capital will get reduced and it will result into the increase in the earning per share for the equity shareholders, right? I hope this is clear to all. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट राइट नाउ। एवरीबॉडी प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes and let's resume after 2 minutes time. Okay, so meanwhile, anybody having any doubt, please write it down and we'll be taking up in the next period. Okay, thank you everyone, and please connect. Thank you.